नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। आज कौन सी बड़ी खबरें हैं और उसके पीछे की असल खबर क्या है, चलिए खबर लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। इस वक्त उत्तर भारत में एक तो शीतलहर का चर्चा है और दूसरा उत्तराखंड के जोशीमठ का। यह खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से, जहां से आज हम डिकोड की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में सैकड़ों लोग बेघर होने की कगार तक पहुंच गए। जोशीमठ में मकान दुकानों में ऐसी बड़ी दरारें पड़ी कि सबको खतरा लगने लगा। मकानों के बिल्डिंग्स के ढहने के खतरे को देख अब वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, कई बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। क्या स्थिति है, एक रिपोर्ट के द्वारा देखें। दीवारों पर आई इन दरारों को देखिए। अपने घर से बेदखल होने का दर्द झेलते इन लोगों के चेहरे पर बेबसी पड़ी है। तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं, जहां सैकड़ों परिवार अचानक बेघर होने की कगार पर हैं। वजह है जोशीमठ के घरों और मकानों में विकराल दरारों का पड़ना। ये इमारतें कभी भी जमींदोज हो सकती हैं। जोशीमठ में बड़ी तेजी से जमीन धंस रही है, जिसकी वजह से मकानों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। सर यही मांगे कि जैसे बद्रीनाथ तर्ज पे विस्थापन किया है सेटलमेंट, वैसे यहाँ भी कर दो। होटल हम छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। भू धसाव से प्रभावित भवनों का सर्वे किया जा रहा है। असुरक्षित भवनों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को तात्कालिक तौर पर 5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के तौर पर दी गई। 723 परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। सिर्फ 2 होटल ढाए जाएंगे। वहीं स्थानीय व्यापारियों का धरना प्रदर्शन भी जारी है, लोग दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से अब तक 462 परिवारों को अस्थायी तौर पर विस्थापित किया जा चुका है। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़े तो जाहिर तौर पर उनका दर्द, उनकी तकलीफ और उन्हें शिकायतें जो कुछ भी हैं उसे दूर किया जाना चाहिए, उसके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। जोशीमठ में घरों की दरारों को देखकर कोई भी अपने आप को बड़ा बेबस मानेगा अगर उसके साथ ऐसा हो तो। अब सवाल ये उठता है कि जोशीमठ की जमीन आखिर धंस क्यों रही है? क्या ऐसा किसी खास वजह से हो रहा है? डिकोड करते हैं। साल 2006, थोड़ा सा पीछे आपको लिए चलते हैं। एक वैज्ञानिक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जोशीमठ प्रति वर्ष हर साल 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ धंस रहा है। दरअसल है ये कि जोशीमठ तकरीबन 500 मीटर ऊंचे मलबों के पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। वो मलबे अतीत में जो भूस्खलन हुआ उसके थे। यहां जमीन खोखली है, इसकी सतह ठोस नहीं है। अर्थ ये हुआ कि जमीन के नीचे की सतह खोखली होने पर जब जब जमीन खिसकती है, उसके नीचे हलचल मचती है, तब तब दरारें उभरना स्वाभाविक है। मौके पर जाकर अध्ययन करने वाले एक्सपर्ट की टीम ने, केंद्र सरकार की टीम ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में भी यही बात कही। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय आबादी और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी यानी दबाव जोशीमठ की धरती झेल नहीं पा रही। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है, एनटीपीसी इस इलाके में अपनी पन बिजली परियोजना के लिए 2 सुरंगें खोद रहा है। भूवैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया था। उनका यह कहना था कि अगर ये सुरंगें खोदने का काम फौरन न रोका गया तो जोशीमठ को डूबने से कोई बचा ना पाएगा। एक 100 की सीधी बात, विकास बहुत जरूरी है, लेकिन विकास के साथ कुदरत का तालमेल भी उतना ही जरूरी है। संतुलन बिगड़ा तो ऐसे हालात कहीं भी बन सकते हैं जैसे आज जोशीमठ में हैं। प्रकृति के अलार्म्स को इग्नोर करना घातक हो सकता है। कम से कम अब इस पर चेत जाना चाहिए। एक और चीज जिसने सारी दुनिया का ध्यान आज अपनी तरफ खींचा वो है विश्व बिरादरी का सरदार कहा जाने वाला अमेरिका, जहां का पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। इतिहास में आज का दिन दर्ज है क्योंकि एक तकनीकी खामी की वजह से अमेरिका को अपनी सैकड़ों फ्लाइट्स को एक साथ रोकना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। रिपोर्ट देखें। परेशान यात्रियों को देखिए। सैकड़ों यात्री अपनी फ्लाइट कैंसिल होने से बड़ी बेबसी की हालत में एयरपोर्ट पर अपना वक्त बिता रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की हैं। अमेरिका में बुधवार को नॉटम सिस्टम में खराबी के चलते सभी फ्लाइट्स ठप पड़ गई। कुल मिलाकर
2512 फ्लाइट्स लेट हो चुकी हैं। 254 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। सिविल एविएशन की वेबसाइट पर इस बात की पुष्टि भी की गई। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। अमेरिकी इतिहास में इस तरह की पहली घटना है। फेडरल एविएशन एजेंसी ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा है कि नोटम यानी नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम फेल हो चुका है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कब तक रिस्टोर होगा। हालांकि इसे जल्द ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। अब तक की जांच में ये बात भी साफ हुई कि ये साइबर अटैक का मामला नहीं है। तो सबसे पहला खतरा तो सबको ये लगा कि इतने बड़े देश के इतने मजबूत सिस्टम में अगर कोई खामी आई तो क्या इसे किसी ने हैक किया, क्या जानबूझकर छेड़खानी की, तो सवाल है। इसका जवाब भी मिल गया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये आखिर नोटाम फेल क्यों हुआ, इस पर तो खैर अभी काम चल रहा, लेकिन ये नोटाम है क्या जिसके फेल होने से अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपनी सैकड़ों फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, एक भारी नुकसान झेला और आगे भी कब तक ऐसे हालात रहेंगे फिलहाल पता नहीं। नोटाम जिसका आज सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जिसका जिक्र हो रहा है, इसका फुल फॉर्म है नोटिस टू एयर मिशंस। नोटाम पूरे फ्लाइट ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा हिस्सा होता है। इसके जरिए टेक ऑफ या लैंडिंग की जानकारी आपको मिलती है। नोटाम रियल टाइम डेटा लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए निर्देश देता है और इसके बाद एटीसी इसी निर्देश को पायलट तक पहुंचाती है। इस सिस्टम के माध्यम से आपातकालीन स्थिति और दूसरी दिक्कतों को मॉनिटर फौरन रियल टाइम में कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि किसी इलाके में कोई फ्लाइंग एक्टिविटी जारी है, इसकी जानकारी नोटाम के द्वारा पहले से आप एटीसी और एटीसी से फिर पायलट्स को दे सकते हैं। एयर शो हो रहा है, पैराशूट जंपिंग है, ग्लाइडिंग है या फिर कोई और एक्टिविटी है, पायलट्स या क्रू को इस बात की जानकारी पहले से इसलिए लग पाती क्योंकि नोटाम एक्टिव है। अगर कोई रनवे या टैक्सीवे बंद है, रेडियो नेविगेशन सिस्टम में कोई भी दिक्कत है, मिलिट्री एक्सरसाइज अचानक से प्लान की गई है या फिर एयरफील्ड के नजदीक कोई दूसरी दिक्कत आ रही है, तो उस खतरे को नोटाम भांपता है, फौरन एटीसी को और एटीसी बाकी के सिस्टम को अलर्ट करता है। ये हम कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का सेंट्रलाइज दिमाग, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाली यूनिट अचानक से ठप पड़ जाए तो हालात वही होंगे जैसे अमेरिका की दुनिया देख रही। अब इसमें सुधार हो और जल्द चीजें नॉर्मलाइज हो, किस वजह से ये हुआ है इसका पता चले, ये उम्मीद और इस पर काम अमेरिका कर रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की तरफ आपको ले चलते हैं। ये अक्सर सुर्खियों में रहता है। नारायणपुर में जो हिंसा हुई इसके बाद से ये प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बना है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से धर्मांतरण के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। क्या उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। ये धर्मांतरण के नाम से राजनीति करते हैं। इनको मतलब नहीं है कोई धर्मांतरित हो रहा है नहीं हो रहा है, देवरिया हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि 15 साल में जितने चर्चेस बने हैं उतना न उसके पहले का भी बना था, न अब ये 4 साल में बने हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ चुप हैं, जहाँ उनकी सरकारें नहीं वहीं हल्ला करते हैं। आज हमने इस विषय पर डिबेट भी की थी और इसका निचोड़ यह निकला कि कुछ मुद्दे राजनीति से परे रखनी चाहिए, उन पर राजनीति भारी पड़ सकती है। सरकार आज एक दल चला रहा, कल दूसरा दल चलाएगा, लेकिन आग से खेलने जैसे राजनीति के विषयों से बचना चाहिए, ये उनमें से एक साबित हो सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से गुजर रही है। राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब में एक जनसभा को संबोधित किया। इसमें भी वो बीजेपी आरएसएस पर तीखे हमले बोलते नजर आए हैं और उनका लुक भी बड़ा चर्चा में रहा है। देखिए, सिर पर लाल पगड़ी, सख्त तेवर और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से गुजरी, जहां राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में धर्म जाति के नाम पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए। बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। एक तरफ राहुल गांधी लगातार बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी के बयानों पर तंज कसने से बाज नहीं आ रही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल के कौरव वाले बयान पर पलटवार किया है और इसके लिए ठंड के मौसम का सहारा भी लिया। अब दिमाग में अखंड ठंड बैठ गई है
अभी पांडवों को नेकर पहने बता रहे, कौरवों को नेकर पहने बता रहे हैं, कल पांडवों को टी शर्ट में बताएंगे। आप देख, लगता है कि ये कोई इटालियन संस्करण पढ़ लिया इनने महाभारत। कुल मिलाकर सियासी बिसात पर कांग्रेस बीजेपी अपने अपने दावों और आरोपों के साथ हमलावर है। देखना दिलचस्प होगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस ले पाती है। तो राहुल गांधी की यात्रा अनवरत जारी है और अपने फाइनल पड़ाव की तरफ है और इसके दौरान वार पलटवार भी प्रतिदिन हम देखते हैं। अभी जो खबर आपने देखी उसमें खास तस्वीर भी आपको नजर आई होगी, आपका ध्यान गया होगा, वो है राहुल का नया लुक। चलिए इस लुक के और लगातार बीजेपी आरएसएस को इस कदर निशाने पर लेने को डिकोड करते हैं। राहुल गांधी को आपने सिख पगड़ी पहने देखा, इसके पहले कभी भी इस तरह अलग अलग गेटअप्स में उनको नहीं देखा गया। सोचिएगा जरा इस पर। इस गेटअप का दरअसल सीधा अर्थ यह है कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज में उनको टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिन राज्यों में जाते हैं, जिस अवसर पर जाते हैं, उस अवसर, दिन, भाषा, उस प्रांत, उस तरीके से ही नजर आते हैं। वैसा ही उनका गेटअप भी दिखता है, क्योंकि स्थानीय परिधान पहनने से, वहां की आम बोलचाल बोलने से जनता का सीधा कनेक्ट उस नेता से हो जाता है। दूसरी बात, राहुल गांधी हैम्बरिंग पॉलिटिक्स में अब माहिर होने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थ ये कि राहुल गांधी हर प्रांत में लोगों से उन्हीं के अंदाज में कनेक्ट बनाते हुए अपने टारगेट को छोड़ नहीं रहे, लगातार उस पर वार कर रहे हैं। राहुल बीजेपी आरएसएस पर नफरत फैलाने, बंटवारे की राजनीति करने के आरोपों को जनता के बीच में बार बार दोहराकर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं और राहुल गांधी पहले से कहीं ज्यादा इसमें आक्रामक हैं, मुखर हैं, जो उनके प्रति एक बड़ी दिक्कत पहले गिनाई जाती है। कह सकते हैं कि अपनी खामियों के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति काम करे तो फिर उसके लिए कोई भी राह मुश्किल नहीं हो सकती। यहां राजनीति में भले ही तगड़ी टक्कर उनकी एक तगड़ी पार्टी और तगड़े नेताओं से हो, लेकिन उनका यह बदला अंदाज पार्टी को और उनको लाभ देगा, ऐसा कई सियासी पंडित मानते हैं। कितना, यह भविष्य बताएगा। मध्य प्रदेश में लिए चलते हैं, जहां हनी ट्रैप का मामला एक बार फिर से जिन्न की तरह बोतल से बाहर है। आज भी कुछ बयान आए, आज भी कुछ बार पलटवार हुए। देखें। डीए पे पलट गए, अब ये सतना वाले बयान से पलट गए तो कौन सी नई बात है, और इसलिए पलटनाथ जी है ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर किया गया कटाक्ष है। मिश्रा ने कमलनाथ को पलटूनाथ कहकर उन पर हमला बोला। मुद्दा मध्य प्रदेश के चर्चित हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप केस से जुड़ा है। दावा किया गया था कि कमलनाथ के पास हनी ट्रैप पे फंसे कुछ नेताओं की वीडियो पेन ड्राइव में सेव है। अब कमलनाथ ने अपने पास पेन ड्राइव होने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा। इसी प्रकरण में एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा बयान है पलटने का। पूरा प्रदेश जानता है अब इस बात को कि ये किसानों के 10 दिन में 2 लाख के कर्जे के माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने के बयान से पलटे। नरोत्तम मिश्रा के हमले के बाद एक बार फिर से कमलनाथ ने सफाई दी। कमलनाथ का दावा है कि उन्होंने सिर्फ लैपटॉप में वीडियो देखने की बात कही थी। कोई बयान से पलटा नहीं, मैंने कहा था मैंने देखी है, वो तो अभी भी मैं कह रहा हूँ मैंने देखा था, लैपटॉप में देखी थी, तो मैं कोई सीडी जेब में रखने वाला था। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कथित अश्लील सीडी पर संग्राम जारी है। सवाल ये कि क्या हनी ट्रैप का मामला आने वाले चुनाव तक गरमाया रहेगा। चलिए, अब चुनाव तक क्या ये सीडी चलती रहेगी, घूमती रहेगी, या फिर केवल इसके ऊपर कुछ दिनों के बयान हैं और फिर मामला शांत होगा। अगली खबर चुनाव से जुड़ी है और दोनों प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से है। कांग्रेस के भीतर टिकट वितरण को लेकर अभी से कवायद है, संकेतों के आधार पर अभी से काम हो रहे हैं और एक फॉर्मूला सेट करने की कोशिश हो रही। वो क्या होगा, इस रिपोर्ट में आप समझेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए करीब 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता बचानी है तो मध्य प्रदेश में कोई सत्ता वापस पानी है। ऐसे में अभी से प्रत्याशियों पर मंथन शुरू हो चुका है। आज सीएम भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि जिन विधायकों की स्थिति ठीक है उनके टिकट नहीं कटेंगे, लेकिन खराब रिपोर्ट कार्ड वाले विधायकों को टिकट देने या न देने का फैसला पार्टी लेगी। लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में, तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे। जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी।
दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में मंथन शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मुताबिक सबसे पहले ये देखा जाएगा कि प्रत्याशी स्थानीय हो। केवल चुनाव लड़ने के लिए लोग दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी टिकट के दावेदार होए वो स्थानीय हो, वो अपना तबादला करा के कहीं से ना जाए, वो वहाँ का स्थानीय होए, परमानेंट रेजिडेंट होए। तो टिकट वितरण को लेकर अभी से विचार विमर्श होने लगा है। ये सही वक्त भी है। सही प्रत्याशी का चयन करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद जरूरी होता है। तो दोनों जगह मोटे तौर के ऊपर एक फॉर्मूले की तरफ पार्टी बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ काम तो दूसरी तरफ स्थानीयता। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब सीट वार मंथन करने की स्थिति में है। सवाल पैदा होता है कि किसी भी पार्टी में टिकट वितरण की कॉमन प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह की होती है। चलिए इस बात को हम डिकोड करते हैं। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों दल मौजूदा विधायकों सांसदों को एक गुप्त सर्वे के द्वारा आंकते हैं। इस सर्वे में 5 साल के कामकाज, क्षेत्र में स्वीकार्यता, सक्रियता, पार्टी कार्यक्रम में हिस्सेदारी, ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर जांचा परखा जाता है। दूसरी बात, टिकट किसे मिलेगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि टिकट चाहने वाले की पार्टी में पकड़ कितनी मजबूत है, वो कितनी लॉबिंग कर सकता है, पार्टी के कितने कार्यक्रमों को जमीन पर ला सकता है। तीसरी बात, टिकट चाहने वाले नेता की पार्टी और क्षेत्र विशेष में कितनी लोकप्रियता है, अपने कामों से कितनी अर्जित की, कितनी खोई। अंतिम बात, हारी हुई कम अंतर वाली सीटों के ऊपर पार्टियों को अभी से बेहद सतर्कता बरतनी पड़ती। चलिए, तो इस पूरे मुद्दे के ऊपर कांग्रेस अगर अभी से काम कर रही, अच्छी बात है। अब उसका ये सर्वे या उसका ये होमवर्क कितना उसको जमीन पर फायदा देगा, ये देखेंगे। मध्य प्रदेश में इस वक्त एक तरह का महायज्ञ जारी है। ये महायज्ञ है कि आप प्रदेश में निवेश करें, उसकी इमेज सारी दुनिया में चमकाएं। एक तरफ मध्य प्रदेश में निवेशकों को लुभाने का प्रयास हो रहा है, तो वहीं निवेश के मसले पर इधर छत्तीसगढ़ में भी बयानों का सिलसिला चल रहा है। निवेश पर भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश सरकार पर हिसाब मांगते हुए कुछ आरोप लगाए। सुने। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर निवेश को लेकर निशाना साधा। अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस के 4 साल के राज में छत्तीसगढ़ में किसी भी ग्रुप ने निवेश नहीं किया। अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस सरकार का दावा है कि 92,000 करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन निवेश आया मात्र 4,000 करोड़ का। 92,000 करोड़ का दावा और आया निवेश कितना? केवल 4,000 करोड़ का। आज छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध करने का काम राज्य सरकार कर रही है। निवेश पर सरकार की निंदा होने पर कृषि मंत्री ने मोर्चा संभाला। रविंद्र चौबे ने साव को जवाब देते हुए कहा कि 4 सालों में 80,000 करोड़ का निवेश आ चुका है और 27,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। लगभग 80,000 करोड़ के निवेश आ चुके हैं, 27,000 लोगों का रोजगार उसमें सीधा जनरेट हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जानकारी और तथ्यात्मक जानकारी सही नहीं है। तो निवेश को लेकर छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। हकीकत ये है कि बिना निवेश के राज्य और देश का विकास कतई संभव नहीं है। तो अभी ना तो यहाँ कोई इन्वेस्टर समिट है, ना ही ऐसे हिसाब किताब का कोई वक्त है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश के इंदौर का चर्चा पूरे देश में है, वहां सारी दुनिया की नजरें बताई जाती हैं, इसलिए इस पर यहां भी सियासत गरमाई है। फिलहाल इंदौर ही चलते हैं, जहां 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो चुका है। समिट में 65 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर इसकी शुरुआत की, तो मुख्यमंत्री ने आज वहां खुली बाहों से प्रदेश में सभी का स्वागत किया। इंदौर में 2 दिनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य, इस थीम पर हो रही समिट में 65 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 20 से ज्यादा देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य दूतावास और राजनयिक शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली समिट की शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विकसित भारत में मध्य प्रदेश के योगदान को अहम बताया। साथ ही मध्य प्रदेश को अजब गजब के साथ सजग प्रदेश भी बताया। मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी
अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। वहीं उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने सभी निवेशकों का प्रदेश में स्वागत किया। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुमार मंगलम बिरला, नोएल टाटा, नादिर गोदरेज, पुनीत डालमिया और अजय पीरामल समेत देश के कई नामी उद्योगपति समूहों के प्रमुख शामिल हुए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में निवेशकों को रिझाने की कवायद हो रही है, तो जैसा आपने देखा छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश के ऊपर एक बहस सी छिड़ी है। मौका देश में होने वाले विदेशी निवेश की स्थिति को जरा समझने का है, इसे डिकोड करने का है कि दरअसल हमारे देश की क्या स्थिति है। साल 2021-22 के दौरान भारत में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशक देशों की सूची आप देखें तो इसमें सिंगापुर 27% के साथ पहले पायदान पर है। इसके बाद 18% के साथ अमेरिका ने निवेश किया दूसरे स्थान पर, 16% के साथ मॉरिशस ने तीसरे स्थान पर देश में निवेश किया। साल 2021-22 के दौरान देश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इलाके में क्षेत्र में सेक्टर में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सेक्टर के दौरान 2021-22 में सर्वाधिक एफडीआई 53% कर्नाटक में आया, तो दिल्ली में 17%, महाराष्ट्र में निवेश 17% रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दरमियान सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य देश में कर्नाटक है, जहां 38% एफडीआई आया। इसके बाद 26% के साथ महाराष्ट्र और 14% के साथ दिल्ली का स्थान। कह सकते हैं कि पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार के उठाए गए स्टेप्स से अच्छे नतीजे मिले हैं। देश में या किसी प्रदेश में अगर निवेश आता है तो ये देश के लिए भी अच्छा है और प्रदेश के लिए भी अच्छा है। अब इस दिशा में मध्य प्रदेश प्रयास कर रहा है और छत्तीसगढ़ संकल्प प्रकट कर रहा है। राजधानी रायपुर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक जत्था दिल्ली गया। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिले हैं। विषय क्या है देखें आप। छत्तीसगढ़ बीजेपी सत्ता से बाहर है और पूरी तरह सक्रिय होकर विपक्ष की भूमिका निभाती दिख रही। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं का एक दल दिल्ली गया, जिसमें पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत 26 पार्षद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं का दल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिला और रायपुर स्मार्ट सिटी के कामों की कथित अनियमितता की जांच की मांग की। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी पहले से दिल्ली में हैं। बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौड़ पर कृषि मंत्री अरविंद चौबे ने तंज कसते हुए जवाब भी दिया। चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के हिस्से का हजारों करोड़ रुपए नहीं दे रही, उसे दिलाने के लिए भी कभी बीजेपी नेता दिल्ली जाएं। ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा केंद्र सरकार कटौती करती है, इसके लिए दिल्ली जाने का टाइम नहीं है। और गए हैं, शिकायत करने गए हैं तो आएंगे, जांच करा लें, उसमें क्या बात है। उनके भी कार्यकाल की कुछ बातों की जांच हो जानी चाहिए। हालांकि चौबे ने किसी भी तरह की जांच का स्वागत करते हुए कहा कि कुछ जांच बीजेपी शासन में हुए निर्माण कार्यों की भी करवा लें। तो सियासत है, इसमें आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन अगर जनता के हित में कोई जांच और उससे कोई बिंदु निकलकर वाकई में जनता के हित पूरे न करने वालों पर कोई कड़ा एक्शन हो जाए, तब जनता को सटीक लगता। वरना केंद्र वर्सेस राज्य की स्थिति ये पिछले कई दिनों से दिख रही। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर से आपसे इसी मंच पर मुलाकात होगी खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक अपना और परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।